नमस्कार। चंद्रग्रहण के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज साल का आखिरी और पूर्ण चंद्रग्रहण है। चंद्रग्रहण का प्रभाव पूरे भारत पर दिखेगा। देश के कई ज्योतिष इसे लेकर सही संकेत नहीं दे रहे। तो कितने सच है ज्योतिषियों के दावे? ज्योतिषियों के हर दावे को विज्ञान की कसौटी पर करेंगे और बताएंगे कि चंद्रग्रहण अशुभ योग है या फिर सिर्फ विज्ञान का संयोग है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखेगा। ज्योतिषों का दावा है कि इस चंद्र ग्रहण से कई मुश्किलें आएंगी, नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेंगी। ग्रहण में महिलाओं और बच्चों को लेकर और पूजन को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। तो क्या वाकई इस ग्रहण से जीवन बदल जाएगा? क्या अशुभ संयोग लेकर ये ग्रहण आएगा? आज एनडीटीवी इंडिया पर देखिए विज्ञान की जुबानी चंद्र ग्रहण की कहानी। देखिए, साल का आखिरी अपूर्ण चंद्र ग्रहण आज होने जा रहा है। सूतक काल 1 बजे से लग चुका है। तमाम मंदिरों के पट भी बंद हो चुके हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान देखिए कई सावधानियां भी बरतनी होती हैं, जिसको लेकर हम आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ पंडित जी, ज्योतिष जी और एक वैज्ञानिक के तौर पर भी मेहमान जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चंद्र ग्रहण अलग अलग स्तर पर देखा जाए तो इसका कितना क्या महत्व है। तो चंद्र ग्रहण पर हर भ्रम और भय को दूर करने के लिए आज हम विज्ञान के तर्क के साथ आपको चंद्र ग्रहण से जुड़े हर बड़ी बात बताएंगे। हमारे इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं और परिचय मैं जल्दी से करवा देती हूँ। पंडित नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो कि ज्योतिषाचार्य हैं पाटन साहिब दरबार से, और पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास जी जुड़ गए जो कि ज्योतिर्विद हैं श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र से, और डॉक्टर प्रिया हसन हमारे साथ जुड़ गई है जो कि खगोल वैज्ञानिक है। और सबसे पहले मैं पंडित जी के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, पंडित नितिन जी से। पंडित जी, आज चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। सूतक काल 1 बजे से लग चुका है। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी का महत्व समझना चाहूंगी कि सूतक काल आखिर होता क्या है, क्यों लगता है और इस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी नमस्कार। आप सभी को आज हमारे श्राद्ध पक्ष भी लग चुके हैं। पितरों का आज आवाहन पूजन हो चुका है। तो इसी के साथ साथ में आज हमारे यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी हुआ है। ये सूतक लगने की प्रवृत्ति क्या है मैं आपको समझाता हूँ। भगवान चंद्र और भगवान सूर्य को जब भी ग्रहण लगता है, दोनों की टाइमिंग भी अलग अलग होती है। जब भी चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो इससे 9 घंटे पहले सूतक लगता है, और जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले आपको सूतक लगता है। सूतक का मतलब होता है, अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो जब वो ग्रहण लगने वाला होता है उससे पहले के ही समय पे कुछ रासायनिक विद्याएं, कुछ रासायनिक चीजें जो हैं वो हवाओं में घुल जाती हैं, जिसके कारण आपका खान पान इत्यादि जो है वो हल्का दूषित हो जाता है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया सूतक, क्योंकि कई लोग जो है बड़े प्रेम से इस तरीके से इस बात को नहीं मानते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक तौर पे इसको सूतक काल दिया, अर्थात इस समय खाना पीना करने से, किसी भी प्रकार का और कोई कार्य करने से वो दूषित हो जाता है। हवाओं में इतना जो है रसायन मिल जाता है, इतना एंटीवायरस हो जाता है कि उस चीज को हर कोई नहीं समझ पाता। और इस कार्य में, इस सूतक काल में आपको सबसे पहले देवालय, हमारे जो मंदिर के स्थान है जहां पे सभी का एक जगह पे मिलना जुलना होता है, उस जगह को जो है बंद किया जाता है। अर्थात उस जगह को कहते हैं कि उस समय भगवान को कष्ट हो रहा होता है, तो इसलिए इस पट को बंद कर देते हैं। और वहां पे जो है सभी का मेल जोल हो रहा होता है, सभी वहां पे एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो इसलिए मिलने की प्रवृत्ति को सबसे पहले रोका जाता है। जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि सभी को एक जगह पे एकत्रित नहीं होने दिया। इसी प्रकार जब भी हमारे यहाँ पे ग्रहण इत्यादि होते हैं, जब भी ग्रहण लगता है तो हवाओं में कुछ ना कुछ रासायनिक विद्या, रासायनिक पदार्थ जो है वो घुल रहा होता है। उस कारण सभी को एक जगह पे, एक दूसरे के ह्यूमन बॉडी है, न जाने किसका किससे मेल खाए, किससे किससे ना खाए, तो इसीलिए सबको उस समय दूर रखते हैं। उसी को हम सूतक काल कहते हैं। और इस समय पे हमें मंदिर, देवालय इत्यादि नहीं जाना चाहिए। कोई भी प्रकार का आपका कोई जो जरूरी कार्य हो, कोई नया कार्य हो इत्यादि नहीं करते।
और इस समय जितना हो सके भगवान की भक्ति करके इस समय को व्यतीत करते हैं। चलिए, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। पंडित अजय जी के पास मैं जाना चाहूंगी। पंडित जी, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का महत्व क्या है? जी नमस्कार। सनातन धर्म और संस्कृति में ग्रहण के प्रभाव विशेष तौर पे बताए गए हैं। जिस प्रकार से तिथि त्योहारों का प्रभाव बताया गया है, वो शंका दूर करने के लिए हम जिस प्रकार से त्योहार बनाते हैं तिथियों अनुसार, उसी प्रकार ग्रहण के प्रभाव को भी समय के अनुसार ही देखा जाता है। सनातन धर्म में हम देखें तो वर्ष का राजा देखा जाता है कि इस वर्ष के राजा कौन है। इस वर्ष जो विक्रम संवत के अनुसार राजा सूर्य है और कालयुक्त नाम से संवत्सर प्रारंभ हुआ। 30 मार्च को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश हुए। जब भी ग्रहण आया था और जब भी हमने आप ही के चैनल के माध्यम से बताया था जो प्रभाव ग्रहण के और शनि के आए। इस बार जो धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कुंभ राशि का स्वामी शनि है और कुंभ राशि में कुंभ लग्न में ग्रहण लगने वाला है, जो रात्रि के मध्य 11 बजे उसे विशेष रूप से रहेगा। उसका जो स्पर्श काल 9:57 से रहेगा और मोक्ष काल 1:26 के बीच में रहेगा। धार्मिक दृष्टिकोण से हम राशियों के प्रभाव से अगर देखें तो कुंभ राशि को हम शनि की राशि मानते हैं और शनि की राशि में अभी वर्तमान मीन राशि में होते हैं, इसलिए जल राशि में होने से समुद्र स्थान में विशेष रूप से इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं, जो युद्ध के तौर पे हम देखते हुए आ रहे हैं विगत 3 महीनों से विशेष तौर पर। और साथ में हम उज्जैन और उत्तर भारत की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु काल चल रहा है और प्राकृतिक कारण विशेष रूप से देखने को मिल रहे हैं। तो कुंभ राशि ऊंचाई और पहाड़ी क्षेत्रों हिमालय से संबंध रखती है। ऐसे में शनि का मीन राशि में होना और कुंभ लग्न में प्रवेश होना विशेष तौर पे हम देखें तो ग्रहण का जो उत्तर भारत वर्षा काल पहले काल के रूप में देखने में मिल रहा है। और अगर धार्मिक दृष्टिकोण से जैसे हमारे आचार्य जी ने हमको बताया कि सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान का जो हम स्थान हम देखते हैं तो यह ऊर्जा के रूप में हम वहाँ पे ग्रहण करने के रूप में हम मंदिर जाते हैं। ऐसे में जो नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य देह में प्रवेश कर चुकी होती है इस 9 घंटे पूर्व से ही, और भगवान को मनुष्य की दृष्टि से ही उस स्थान की जो ऊर्जा रहती है वो क्षय होने लगती है। ऐसे में हम दिव्य ऊर्जाओं को अग्रसर रहने के लिए है धार्मिक स्थानों में हम प्रवेश और भगवान के कपट बंद कर दिए जाते हैं। तो सावधानी के ऊपर देखें तो खाद्य पदार्थों में भी इनके प्रभाव देखे जाते हैं, इसलिए हम खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। और साथ में हम अगर उसके साथ में व्यवस्थाओं को अगर समझें तो फिर भी हमको किसी प्रकार से पदार्थ लेना पड़े तो फिर उसमें हम तुलसी आदि पदार्थ हम खाद्य पदार्थों जल दूध में हम रख देते हैं ताकि वह दूषित नहीं हो। विशेष रूप से यह प्रभाव विदेशों में ज्यादा देखा जाएगा और भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो इसको हम आगामी हम विकास के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, क्योंकि इस समय सिंह राशि में ही केतु का भ्रमण चल रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से केतु का महत्व बहुत है। यह जब भी जिस राशि में रहते हैं तो त्रिगुण वृद्धि करते हैं। उत्तर भारत सहित भारत को 3 गुना वृद्धि के रूप में आने वाले समय में देखा जाएगा। प्राकृतिक दृष्टिकोण से जरूर अभी हम कमजोर कह सकते हैं। तो सिंह राशि के बारे में आप पंडित जी बता रहे थे, आगे और भी राशियों को लेकर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। प्रिया जी के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रिया जी, चंद्र ग्रहण चूंकि खगोलीय घटना है, आप वैज्ञानिक है और वैज्ञानिकों के लिए इस चंद्र ग्रहण अगर होता है या कोई भी खगोलीय घटना होती है तो एक बड़ा जिज्ञासा वाली उनके लिए बात होती है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो चंद्र ग्रहण है कैसे इसकी अवधि तय होती है, कि कब होगा, कितनी देर के लिए होगा, ये कैसे अनुमान लगाया जाता है? जी, तो वैज्ञानिक तौर पे अगर समझा जाए तो ग्रहण का मतलब बस ये है कि सूरज, चांद और पृथ्वी एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन पे है। तो बेसिकली पृथ्वी जो है बिटवीन चंद्र और सूरज के हो। तो आप जो चंद्र को अभी देखेंगे ग्रहण में, बेसिकली विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं, वो बेसिकली पृथ्वी की जो छाया है, छांव है, वो पड़ रही है चांद पे, क्योंकि पृथ्वी आ रही है सूरज और चांद के बीच में। ओके, अब ये आप स्ट्रेट लाइन पे आप वैसे हर महीना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर महीने में चांद जो है वो पृथ्वी के इर्द जाता है और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। लेकिन ये है कि चांद का जो ऑर्बिट है वो 5 डिग्रीज के इंक्लिनेशन पे है, तो हर महीने इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। तो ये सालाना हो सकता 1, 2 या 3
बार होता है कि आपको चंद्र ग्रहण होता है, जब ये तीनों, जब ये नोड के पास है, नोड यानी कि वो जो इंटरसेक्शन है ना 5 डिग्रीज और वो के बीच का, वो पॉइंट पे जब आता है तो आपको स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों चीजें लगते हैं। तो आप जो देख सकते हैं कि ये छाव जो पड़ता है उसके वजह से लाइट जो है, रोशनी चांद पे नहीं पड़ती है। उसके इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर, जो साइड में अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उससे स्कैटरिंग होता है। इसके हम लोग रेले स्कैटरिंग कहते हैं। और वो स्कैटरिंग ऐसा होता है कि लंबे जो वेवलेंथ्स जो होते हैं वो कम स्कैटर होते हैं, छोटे वेवलेंथ्स है ज़्यादा होते हैं। तो ब्लू लाइट पूरा स्कैटर हो जाता है और लाल रंग कलर का जो लाइट है वो कम स्कैटर होता है, और इसीलिए वो लाल कलर की छाव आपको चांद पे लगती है जो लाल दिखती है, राइट। और ऑब्वियसली इसको पहले लोगों ने देख के ऑब्वियसली लोग चौंक गए कि इस तरह से चांद अगर लाल दिखने लगा तो क्या हो रहा है ये चांद, और मोस्ट प्रोबेबली ये कोई कोई दुर्लभ कुछ घटना हो रही है जिसकी वजह से हमको कुछ करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली बस एक अलाइनमेंट की बात है, इसमें कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। चांद वैसे का वैसा है, सूरज वैसे का वैसा है, पृथ्वी भी वैसे की वैसी है। ये सिर्फ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको ग्रहण दिखता है। तो साइंटिफिकली ना कुछ हो रहा है। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, अगर आप उसको आंखों से देखते हैं तो आप ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं जब सडनली बहुत ब्राइट लाइट आएगा। लेकिन चंद्र ग्रहण को देखने में भी कोई रिस्क नहीं है, आप आराम से चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। आपके ना आंखों को ना किसी आपके बॉडी को किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होगा। चलिए, ये सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी, लेकिन इसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि हम इसे देख सकते हैं कि नहीं। आपने बताया कि इसे देख सकते हैं, हालांकि सूर्य। चलिए, तो जो दर्शक के मन में ये सवाल था, जिनके मन में कि देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, मेरे मन में भी ये सवाल था और उसका जवाब मिल गया है कि हम देख सकते हैं। पंडित नितिन त्रिवेदी जी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी। पंडित जी, आपने बताया कि सूतक काल क्या होता है, इस दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण जब खत्म होगा उसके बाद क्या करना होगा, क्योंकि मंदिर के पट अब बंद हो चुके हैं। घर में भी देखिए जो मंदिर है, भगवान की जो प्रतिमा है उससे ढक दिया गया है। जब ये चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना होगा? जी, बताना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, अभी हमारी प्रिया हसन जी ने बताया, बड़ा अच्छा बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं है, पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये साइंटिफिक घटना है, इसको मानना जरूरी है। वो कैसे मानना जरूरी है कि जब हम घर में एक चीज रखते हैं, हम घर में दूध, दही, इन सबको भी एक साथ एक भगोने में नहीं रख सकते, क्योंकि एक साथ रखने पे वो दही जो है ना, वो दूध को भी दही बना देगा। अर्थात ये जो हमारे जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो है, तीनों की ग्रेविटी, अर्थात तीनों का जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो अलग अलग है। जैसे सूर्य गर्म है, चंद्रमा ठंडे है, और पृथ्वी में ग्रेविटी, खींचने की पावर है। तीनों जब एक मध्यांतर, मैं साइंस के तौर पे आपको बताऊंगा, जब तीनों जब एक मध्यांतर, एक ही लाइन में जब तीनों इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, उस समय ग्रहण की स्थिति बनती है। चंद्रमा से, सूर्य से, दोनों से इस तरीके से बनती है। उस समय हमारे पृथ्वी की ओर, क्योंकि पृथ्वी हम जीवात्मक है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस समय पृथ्वी में जो है ना ग्रेविटी पावर, खींचने की पावर होती है। उन दोनों में से जो नेगेटिविटी जो निकल रही होती है, गर्म ठंडी, जैसे हमारे यहाँ पे मौसम भी बदलता है, तो हम बच्चे को बड़े फटाफट जो कोई ना कोई दवाई देते हैं, नहीं तो उस तरीके का हम लोग खान पान कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी स्थिति को, हमारे परिवार को वो बीमारी का मौसम, वो जो सर्द गर्म का जो मौसम है, वो दुखदाई नहीं बनता। तो हमारे यहाँ पे खगोलीय घटना तो है ये, और इसको साइंटिफिक तरीके पे भी माना गया है कि जिस समय ऐसी स्थिति हो रही हो, हमारा साइंस भी कहता है कि उस समय थोड़ा थोड़ा आप जो है परहेज करके रहे, खान पान का, सब चीजों का। और आपको बताना चाहूंगा कि अगले दिन हम क्या करें ऐसा कि इस खगोलीय घटना, इस ग्रहण से हमें कुछ ना कुछ लाभ हो। कुछ स्थिति जिसकी बिगड़ी हुई हो, कुछ ग्रहों के अकॉर्डिंग जिनकी स्थिति बिगड़ी हुई हो, ग्रहों से, राशियों से जिन जिनकी स्थिति बिगड़ी हुई हो, लेकिन हमारे सारे ये ग्रह, प्लैनेट्स है जो हमारे जीवन पे इफेक्ट डालते हैं। तो हमें अगले दिन अलग अलग राशियों के अनुसार हमें अपने अपने दान करने चाहिए। जैसे मेष राशि वालों को अगले दिन ही सुबह प्रातःकाल उठते के साथ ही सतनाजा, 7 तरीके का अनाज तो सभी के लिए है, सभी को इसका दान करना है। किंतु जो राशि के अनुसार है, वो मैं आपको बड़े
कम समय में आपको बताना चाहूंगा। जी। जैसे मेष राशि वाले हैं, इनको अगले दिन ही गेहूं का दान करना चाहिए। वृष राशि वाले हैं, इनको अगले दिन चावल का दान करना चाहिए। बुध अर्थात मिथुन राशि वालों को हरी मूंग का दान करना चाहिए। आपका अगर अगली हमारी राशि बनती है कर्क राशि वालों को अगले दिन चावल या घी या फिर अगर हो सके तो दूध, इन तीनों में से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अगर अनाज की अगर हम बात करें तो अगर वो चावल का दान करें तो सबसे अच्छा है। सिंह राशि वालों को अगले दिन गुड़ का दान करना चाहिए, साथ में लाल मसूर की दाल। कन्या राशि वालों को उसके अगले दिन क्या तो अपना पालक का दान करें, नहीं तो साथ में फिर से वही साबुत मूंग दाल का दान करें। तुला राशि वाले अगले दिन अगर हो सके तो चावल, नहीं तो अगर हो सके सफेद तिल का दान करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि वाले जो कि इस समय इस खगोलीय पिंड की अवस्था में उनके लिए घात का बनेगा। ये इस समय कोई ना कोई इनसे कहीं ना कहीं कोई पीछे से उनके कोई अनाप शनाप कुछ गलत बात करे या ऐसी कोई स्थिति बनाए, तो ये इस समय के लिए इनके लिए खगोलीय पिंड के लिए होगी। तो इस बार ये लोग चंद्र ग्रहण के बाद अपना अगर हो सके तो गुड़ और गेहूं का दान करें। धनु राशि वाले पीली चने की दाल जो होती है उसका दान करें। मकर राशि वाले उड़द का दान करें। कुंभ राशि वाले काले तिल का दान करें। और मीन राशि वाले अगर हो सके तो उड़द की दाल, जो धुली हुई जो दाल जो आती है सफेद वाली दाल, उसका दान करें। और सभी 12 की 12 राशियां 9 ग्रहों के जो निमित्त जो है वो सभी प्रातःकाल अगले दिन अपने सात तरीके का जो अनाज जो होता है उसका दान करें। और रात्रि काल में ऐसे कपड़े पहन करके सोए जो प्रातःकाल आप डकैत को जो मांगने जो आए उसको ऐसे कैसे अपने कपड़े दे दे, ताकि इससे तन मन सभी की पवित्रता होती है, प्लस शरीर के लिए निरोगी काया के लिए भी यह समय आता है। तो ये आपने इस तरीके के 12 राशियों के लिए क्या करना चाहिए अलग अलग राशियों वालों को, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। पंडित जी दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, पंडित अजय कृष्ण जी के पास में जाऊंगी। पंडित जी, आप राशियों को लेकर पहले भी बता रहे थे कि कौन सी राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि यही कहा जा रहा है कि कुंभ राशि के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग राशियों की मैं बात करूं तो कौन कौन सी राशियों के लिए अशुभ है और उन्हें किस तरीके के उपाय करने चाहिए? जी जरूर, ग्रहण के प्रभाव निश्चित तौर पर सौरमंडल और ब्रह्मांड में जितने आते हैं और प्रकृति पे इतने आते हैं, इतने ही मनुष्य और राशि अनुसार आते हैं। जैसे कि 12 राशि बताई गई है 9 ग्रहों के अनुसार में। सर्वप्रथम मेष राशि से हम प्रारंभ करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मेष राशि का मंगल अभी जो गोचर स्थिति में कन्या राशि में चल रहा है और शनि से दृष्टिपात हो रहा है। वहीं हम शनि की राशि में राहु का होना, ऐसे में जहाँ शनि प्रभावशील मेष राशि के लिए बन रहे हैं वहाँ राहु भी कहीं न कहीं बन रहे हैं। ऐसे में अत्यधिक खर्चे व्यय तो बने हुए रहते हैं। वाद विवाद से बचना चाहिए। यह समय मेष राशि के लिए सावधानी पूर्वक अगले 2-3 दिन के लिए विशेष रहेगा। आगामी अगर हम देखें तो महीने भर तक के प्रभाव देखे जा सकते हैं। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है और वृषभ राशि का ये जो वर्तमान में ग्रहण आ रहा है, ये सहयोगियों के सहयोग की अपेक्षाएं रखते हैं, वहाँ सहयोग की कमी आती है। ऐसे में धैर्य बना के सहयोग सामने वाले को हमें देना चाहिए और भाग्य में दोष नहीं देते हुए हम भाग्य के लिए अग्रसर कर्म प्रधान बने रहें। यह वृषभ राशि को अभी धैर्यता से रखना होगा। वहीं हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का राशि स्वामी बुध है और मिथुन राशि से गोचर अवस्था की बात करें तो मिथुन राशि से अभी माता पिता स्थान से राहु केतु ग्रहण का प्रभाव दिखा रहा है। इसलिए में माता पिता की सेवा करना चाहिए और मानसिक रूप से आराधना महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। वहीं अब कर्क राशि जल राशि और चंद्र की राशि है, चंद्रमा ग्रहण है, इसलिए चंद्रमा की राशि में विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में 8वां चंद्रमा कर्क राशि का होने से स्वास्थ्य का प्रतिकूल और परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ खाने पीने की चीजों का आहार में विशेष रूप से इस दिन ध्यान देना चाहिए, कम से कम आहार लेना चाहिए। सिंह राशि में ग्रहण पड़ रहा है, कुंभ राशि में राहु है तो सिंह राशि में केतु है, तो वहां जहाँ सूर्य चंद्र से ही षष्ठी चल रही है और उसी से जातक की राशियों पर प्रभाव आते हैं। ऐसे में सिंह राशि सूर्य की राशि है। वैसे तो सूर्य इस समय स्वग्रही होने से बलवान माने गए हैं, वसुंधरा के राजा है, लेकिन फिर भी यहाँ केतु का होना कहीं न कहीं मानसिक कष्ट चिंताएं बढ़ाता है। विशेष करके व्यक्तित्व सम्मान
पे प्रभाव डालता है। ऐसे में धैर्य रखना आवश्यक है। कन्या राशि स्वामी बुध है। ऐसे में यह ग्रहण खड़ाष्टक योग बन के आया है, इसलिए शत्रु कष्ट वाद विवाद से बचना चाहिए। यात्राएं सोच समझ के करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पंडित जी बता रहे थे। दोबारा आपके पास लौटूंगी, प्रिया जी के पास जाना चाहूंगी। प्रिया जी, कहा जाता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है या ग्रहण जब होता है तो 3 महीने पहले उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में जो हम प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो क्या वैज्ञानिक तौर पर इसे ऐसा समझा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण का ही ये असर था कि हम प्राकृतिक आपदाएं देख रहे थे, तो शायद चंद्र ग्रहण होने के बाद भी इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, वैज्ञानिक तौर पे अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना फर्क नहीं आ जाता है जिसके वजह से आपको सुनामीज या अर्थक्वेक्स ऐसे सब चीजें नहीं हो सकते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पे हम लोग के हिसाब से इसके वजह से वैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स एक मास से होता है और सभी के जो मासेस है, राइट, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। सूरज, चांद और पृथ्वी के मासेस, वो डिस्टेंसेस भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, थोड़ा ही फर्क होता है। तो इस वजह से ये फोर्सेस के वजह से ये जो दुर्घटनाएं या जो भी हुए हैं उनके उससे कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग नहीं मानते कि उसके वजह से कोई कनेक्शन है। चलिए पंडित जी के पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब पहले लोगों ने चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखा, ऑब्वियसली ये बहुत एक अद्भुत चीज दिखने लगी, राइट। और ऑब्वियसली जब इसको समझ नहीं रहे थे लोग, तो यही ज्यादा कुछ लोगों को लगा कि ये कोई डिवाइन इंडिकेटर है, राइट, कि कुछ हो रहा है, उसके वजह से हमें कुछ करना है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली क्यों हो रहा है ग्रहण, राइट। और हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्रहण बस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मोशन हो रहा है बिटवीन दीज बॉडीज, जिसके वजह से ये अलाइनमेंट होता है, राइट। तो इसके वजह से ये सब इम्प्लीकेशंस नहीं माने जाते। सॉरी मैम, जब चंद्र ग्रहण होता है तो वैज्ञानिक के तौर पर अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग इस दौरान कोई रिसर्च वगैरह भी करते हैं? जी, तो सबसे ब्यूटीफुल इंडिकेटर इसमें आप देखते हैं, जैसे मैंने आपका कहा कि पृथ्वी की छांव चांद पे पड़ रही है, जो आप देख सकते हैं कि वो कर्व्ड है, राइट। तो ये एक इंडिकेटर है कि पृथ्वी जो है कर्व्ड है, राइट। वर्ल्ड इज फ्लैट की भी थियोरी एक चलती है कि दुनिया फ्लैट है, राइट। लेकिन चंद्र ग्रहण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शेप आपको अर्थ का शेप दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज और चांद के बीच का जो डिस्टेंस है अर्थ के साथ, किस तरह से उसको मेजर कर सकते हैं ज़्यादा एक्यूरेटली, क्योंकि अर्थ की छांव चांद पे पड़ रही है। तो ये जो ड्यूरेशन है इसको हम लोग बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं, यही सब जान के कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना है, बिटवीन अर्थ एंड मून कितना है। तो हमें एग्जैक्टली पोजीशंस मालूम है, जिसके वजह से हम लोग इन एडवांस आपको बता सकते हैं कि एक्लिप्स कब स्टार्ट हो रहा है, कब पार्शियल है, कब टोटल है और कब खत्म होगा, राइट। तो ये सब कैलकुलेशंस एक्सेट्रा ये और अच्छी तरह से हमें एक्लिप्स से हमें उसको मेजरमेंट्स कर सकते हैं। यस दोबारा आपके पास लौटूंगी मैं। पंडित नितिन त्रिवेदी जी के पास मैं जाना चाहूंगी। पंडित जी, गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर मैं सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जब ग्रहण लगता है तो उनके मन में बड़ा डर होता है, क्या करे क्या ना करे, क्या सावधानियां बरते। तो मैं चाहूंगी कि उन गर्भवती महिलाओं के लिए आप बताएं कि क्या सावधानी वो इस दौरान रखे। गर्भवती महिलाओं पर इस समय काफी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ग्रहण का समय आते के साथ ही कुछ ना कुछ अनिष्टकारक समय बनता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हवाओं में रसायन विद्या घूमती है, और इस समय गर्भवती महिलाओं को कोई भी तीक्ष्ण सुई से या कोई भी तीक्ष्ण अर्थात हो गया कोई चक्कू से इत्यादि से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कोई काट पीट कोई ऐसा कोई कार्य करे, कोई लोहे से स्पर्श होकर के कोई ऐसा कुछ कार्य करे। ऐसे की स्थिति में जैसे वो करते हैं, चक्कू से ऐसा कुछ काटते हैं, तो उसका असर जो है बच्चे पे कहीं ना कहीं दिखता है। या तो उस समय कुछ स्थिति पे बच्चे को कट लगा मिलेगा, कहीं से कोई काट मिल सकती है। और इस समय पे अगर हो सके तो महिलाएं जितना ग्रहण के समय, सूतक काल में तो है ही है, ग्रहण के समय परमात्मा का ध्यान करते हुए बिल्कुल ऐसे सीधे आधे हाफ पोजीशन में जैसे हम सोते हैं, ऐसी स्थिति में ना बैठ करके आलती पालती मार करके परमात्मा का ध्यान करें।
उस समय ग्रहण जिस समय लगने को हो उससे पहले सूतक काल में ही अपने पेट पे क्या तो गेरू लगा ले। गेरू एक लाल तरीके का पदार्थ होता है, अगर वो ना मिले, मिट्टी के तरीके से होता है, अगर वो ना मिले, कई कई स्थान ऐसे जहाँ पे गेरू इत्यादि नहीं है, देसी लोग में हम लोग में ऐसे क्या करते हैं, गाय का पतला गोबर करके लोग अपने उदर पे उस समय गर्भ के पे ऊपर लगा लेते हैं। पर अगर हर जगह पे गेरू और गोबर नहीं मिल पाता माँ गाय का, तो उस समय आप तुलसी का पत्र लेकर के एक कपड़े में उस तरीके से फोल्ड करके अपने उदर पे, पेट पे लगा लें और परमात्मा से, जिस समय ग्रहण चल रहा हो उस समय परमात्मा से मांगे कि हे परमात्मा, अगर मुझसे अगर कोई गलती भी हुई हो तो मुझे क्षमा करे, मेरे और इस संतान को, आने वाले मेरे वंश को आप अपना आशीर्वाद दें और मुझ पर कोई भी ऐसी कोई घटना अगर घटनी हो या कुछ भी हो तो उससे मुझे क्षमा करें। तो इस तरीके से गर्भवती महिलाएं उस समय चक्कू से, सुई से, इन सब से दूर रहे, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो उनके लिए भार के लायक हो, वह ना करें। तो चलिए, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, और प्रिया जी ने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्या महत्व होता है। पंडित अजय जी भी हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से बताया कि कौन सी राशि पर क्या प्रभाव है, क्या उपाय करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, फौरन लौट रहे हैं।